हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। लक्ष्य से कह दो रुका नहीं हूं मैं। लक्ष्य से कह दो रुका नहीं हूं मैं। हार और जीत का फैसला अभी बाकी है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का श्री क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं नर्सिंग के एग्जाम्स, या जो हम कह रहे हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, इनके रिगार्डिंग, जहां पर आप कंप्लीट सिलेबस के जो भी चैप्टर्स हैं आपके, उनके एमसीक्यूज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जहां हमने चैप्टर वाइज स्टार्ट किया था, टॉपिक वाइज शुरू किया था, जहां हम पहले लेक्चर्स में दे चुके हैं कि बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा के बारे में क्या था। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर दोस्तों आपके बात करने वाला है किस बारे में? आज हम बात करेंगे कवक के बारे में, यानी कि फंगस, लाइकेन और वायरसेस के बारे में। इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कवक शब्द किसके द्वारा दिया गया? द टर्म फंगस वाज कॉइन्ड बाय, सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में? ऑप्शन है गैस्पर्ड बाउहिन, या फिर डी बेरी, ईजे बटलर, और एक आता है आपके सदाशिवन। कि इनमें से किसके द्वारा दिया गया था आपके कवक शब्द या फंगस शब्द सबसे पहले? तो आपका आंसर है इसमें गैस्पर्ड बाउहिन। इन्होंने सबसे पहले कवक शब्द के बारे में बताया। और थोड़ा थोड़ा सा हम देख लेते हैं दूसरे भी साइंटिस्टों को। तो डी बेरी, इनको पादप रोग विज्ञान के जनक कहते हैं। पादप रोग विज्ञान के जनक कहते हैं हम इन्हें। तो डी बेरी क्या है? पादप रोग विज्ञान के जनक। ऐसे कैसे? अगर हम ईजे बटलर की बात करें तो ईजे बटलर को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। इंडियन माइकोलॉजी मींस कि ये भारतीय कवक विज्ञान के जनक है। भारतीय कवक विज्ञान के जनक डीजे बटलर, इंडियन माइकोलॉजी। और अगर सदाशिवन जी की बात करें तो पता है प्लांट के ऊपर हमने कहा कि जो पैथोजन आते हैं, जो रोग कारक आते हैं, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है। यानी कि ग्राही कोशिका और जो रोगजनक कोशिका, उनके मध्य संबंध, इसको कहते हैं होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप। होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप। ये बताने वाले कौन थे? सदाशिवन जी। यानी कि जो ग्राही, या हम कह सकते हैं कि जो पोषी को पादप है, तो पोषी और रोग जनक के मध्य संबंध बताने वाले कौन थे? सदाशिवन। क्लियर? तो अपना आंसर है गैस्पर्ड बाउहिन, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कवक या फंगस के बारे में नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व भर में सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या किसकी है? देखो, सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल हम उन सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या में बात करते हैं जंतु जगत में। अगर हमने पूछा तो जंतु जगत में आता है आपके ऑर्थ्रोपोडा, जो हम पढ़ते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, संघ ऑर्थ्रोपोडा, वो सबसे ज्यादा। और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन? इंसेक्ट। हमने कहा जंतु जगत में या एनिमल किंगडम में कौन सबसे ज्यादा? जंतु जगत में सबसे ज्यादा आपको मेंबर मिलेंगे ऑर्थ्रोपोडा के। और ऑर्थ्रोपोडा में भी हमने कहा कौन? इंसेक्ट या फिर कीट वर्ग। इंसेक्ट्स या फिर कीट वर्ग बनेंगे। तो इनके बाद में हमने कहा कि अपने पास में जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि सबसे ज्यादा कौन है। ओवरऑल तो हमने ये देखा, तो अगर आप देखें इनमें से तो सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको कवक या फिर फंगस। इनका नंबर सबसे ज्यादा है, लाइकेन से भी ज्यादा, मॉस से भी ज्यादा, जो कि टेरिडोफाइटा में रखा गया, और सेवाल जो कि पूरी की पूरी ब्रायोफाइट, पूरा के पूरा थैलोफाइटा का मेंबर है। तो अपना आंसर क्या है? फंगस या कवक। क्लियर? नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी कि सही, राइट वाला ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन सा राइट है। तो ऑप्शंस क्या है पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला कहता है अल्टरनेरिया, इसमें लिंगी प्रजनन यानी कि जो लैंगिक जनन है वो अनुपस्थित है, और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में है। बिल्कुल सही है ये बात कि अल्टरनेरिया जो है उसके अंदर लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, और लैंगिक जनन जहां अनुपस्थित है उसको हमने सबको रखा है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसका दूसरा नाम होता है अपूर्ण कवक, इसको हम और क्या नाम देते हैं? अपूर्ण कवक। और क्यों कहा अपूर्ण कवक? क्योंकि इसमें लैंगिक अवस्था पाई ही नहीं जाती, इनमें लैंगिक अवस्था पाई ही नहीं जाती। तो अपना आंसर यही है सही सुमेलित जोड़ा कि अल्टरनेरिया लिंग जनन अनुपस्थित होता है, लैंगिक जनन अनुपस्थित है, और इनको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा गया है। टाइम बचाते हुए हमने सीधा पहले ही आंसर में हमने क्लियर कर लिया कि ये बात सही है। तो म्यूकर, एग्रीगस और फाइटोप्थोरा, इनके ऑप्शंस अपने पास में सही नहीं है। तो अपना आंसर क्या बना? अल्टरनेरिया ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कवक हाइफी के सिरों पर अलैंगिक विधि से बने स्पोर्स क्या कहलाते हैं? मतलब कि फंगल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली एट द टिप्स ऑफ द हाइफी आर कॉल्ड। हाइफी या कवक तंतु क्या है? हम जो फंगस देखते हैं, हम जो कवक देखते हैं, वो पूरा एक जाल होता है,
उस जाल में से हमने कहा इसको नाम दिया जाता है माइसीलियम। इस कवक जाल को क्या कहते हैं? माइसीलियम। और इसमें से अगर मैं एक सिंगल थ्रेड या जाला निकालूं, इसमें से अगर एक सिंगल थ्रेड निकाला जाए तो ये कहलाएगा हाइफी या फिर कवक तंतु। तो इस कवक तंतु या हाइफी के ऊपर जो बनने वाले स्पोर्स है, कैसे? अलैंगिक विधि से, क्या कहलाएंगे? तो इनमें कवक के ऊपर, जैसे कि ये इरेक्ट हाइफी, इसके ऊपर की तरफ ऐसे संरचना बनने लगती है। तो जैसे कि ये हाइफी, इसके ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी या फलन काय। इसको क्या नाम देते हैं? फलन काय। और यहां पर इस फलन काय का नाम होता है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर। और इससे ऊपर की तरफ बाह्यतम रूप से ऐसे बीजाणु बनने लगते हैं। यहां पर बीजाणु बनने लगते हैं और ये बीजाणु क्या कहलाते हैं? कोनिडिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये बीजाणु? कोनिडिया। जो कि कैसे बनते हैं? बहिर्बीजाणु के रूप में, यानी कि एक्सोजिनसली इनका फॉर्मेशन होता है। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? एक्सोजिनसली। तो अपना आंसर क्या बनता है कि स्पोरेंजियोफोर्स या एंथ्रोस्पोर्स या कोनिडियोफोर्स या फिर मियोस्पोर्स। तो अपना आंसर है कोनिडियोफोर्स, जो कि एक्सोजिनसली बनते हैं। ये भी याद रखिएगा, बाह्यतम रूप से यानी कि बहिर्बीजाणु रूप में बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉलम 1 तथा कॉलम 2 का मिलान कर सही युग्म का चयन करें। यानी कि आपको मैचअप करना है और मैचअप करने के बाद में इनमें से सही ऑप्शन देखना है कौन सा वाला सही है। क्या कहता है? मॉरल्स, सामने ड्यूटेरोमाइसिटीज, स्मट, एस्कोमाइसिटीज, ब्रेड मोल्ड, बेसिडोमाइसिटीज और अपूर्ण कवक फाइकोमाइसिटीज। तो अब जब ये ऑप्शंस आपको मिलान करने का कहे कि आप ए को बी के साथ मिलाइए या ए को ऑप्शन कॉलम बी के साथ मिलाना है, तो अपना सबसे पहला सिंपल पैटर्न क्या है दोस्तों? हमने हमेशा कहा है पहले उसको मिलाओ जो आपको कंफर्मली पता है। तो मैंने जैसे ही देखा अपूर्ण कवक, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या देखा? अपूर्ण कवक, तो सामने मुझे एक नाम मिल गया ड्यूटेरोमाइसिटीज। सामने क्या नाम मिल गया? ड्यूटेरोमाइसिटीज। यानी कि ये फिक्स हो गया, इनका आपको मिलान किसके साथ करना है? डी का नंबर 1 के साथ। डी का कहाँ करना है? नंबर 1 के साथ। यानी कि ये 3 ऑप्शन तो अपने पास में गए, क्योंकि यहाँ पर डी नंबर 1 के साथ मैच नहीं कर रहा। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है ये 2, इन 2 में से आपको ढूंढना है। तो हमने कहा कि थोड़ा और ऊपर चले, तो ब्रेड मोल्ड नाम मुझे थोड़ा जाना पहचाना लगा, क्योंकि ये ज्यादातर पढ़ा जाता है, सुना जाता है। और ब्रेड मोल्ड ने कहा भाई साहब मैं आपके लिए ये लेके आया हूं, यानी कि मैं फाइकोमाइसिटीज के घर से आया हूं। तो ये लीजिए, अपने पास में एक और ऑप्शन बन गया कि आपको सी किसके साथ मैच करना है? 4 के साथ। तो अब हमने देखा सी किसके साथ है? 4 यहां पड़ा है। तो अपने पास में बाकी ऑप्शंस भी आपके साथ मैच हो गए, जहां पर स्मट इसको जोड़ा जाएगा आपके बेसिडियो माइसिटीज के साथ में, और मोरल्स को जोड़ा जाएगा एस्कोमाइसिटीज के साथ। यानी कि इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2, और आपका आंसर हो जाएगा बी। ए को 2 के साथ, बी को 3 के साथ, सी को 4 के साथ और डी को 1 के साथ। क्लियर? तो ये अपना ऑप्शन बन गया, सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सभी कवक कहलाए जा सकते हैं। अब ये सभी कवक यानी कि ऑल फंजाई कैन बी कॉल्ड एज, किस बेस पे? ये न्यूट्रिशन के बेस पे, पोषण कैसे ले रहा है उसके बेस पर है। तो अपने पास में हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, सेप्रोफाइट्स या फिर पैरासाइट्स, इनमें से ऑप्शन देने। तो जितने भी कवक है उनको हम कहाँ रख रहे हैं? इन सबको हम हेट्रोट्रॉप्स में रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं इन सबको? हेट्रोट्रॉप्स में, मतलब विषमपोषी। इन सबको कहाँ रखा जा रहा है? विषमपोषी में। क्लियर है दोस्तों? तो सभी कवक क्या कहलाए जा सकते हैं? विषमपोषी कहलाए जा सकते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, कवकों के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कि कवक के लिए निम्न में से कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो हमने ऑप्शन पढ़ना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द फंजाई। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन क्या है आपका? ये ऑप्शन सही है कि फंगस में आपको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी मिलेंगे। डाउट में ना जाए कि फंगस तो पूरा की पूरा मल्टी सेलुलर है, नहीं। फंगस के अंदर जो यीस्ट आता है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ये इकलौता मेंबर है जो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक कोशिकीय होता है, और बाकी सारे मेंबर्स बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ये ससीम केंद्र की है, दैट मींस यूकैरियोटिक है, दे आर यूकैरियोट्स। ये बी ऑप्शन सही है। ये बी ऑप्शन अपने पास सही है, हमें गलत चूज करना है। फिर नेक्स्ट, सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होती है। ऑल फंजाई पोजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। तो यहां पर अपने पास में ऑप्शन आया कि हाँ ये भाई साहब गलत है, ऑप्शंस के हिसाब से गलत है, बट आंसर अपना ये वाला ही सही है। किस तरह से? क्योंकि जो कवक की जो शुद्ध, इन्होंने बताया कि कवक की कोशिका भित्ति शुद्ध रूप से सेलुलोज की है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। कवक की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी है? काइटिन की।
और जब काइटिन की बनी हुई है यानी कि अपना आंसर तो यहाँ पर आ गया कि ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी कि ये वाला आंसर क्या है आपका, सही है, कि सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोजिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसके लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी कवक औषधि के रूप में महत्वपूर्ण है। किस कवक को औषधि के रूप में महत्वपूर्ण देखा गया। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ फंगस विच इज ऑफ मेडिसिनल पर्पस या इंपॉर्टेंस। किसका है, तो आंसर है आपके पास में पेनिसिलियम। आंसर क्या है अपना, पेनिसिलियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण पेनिसिलियम से क्या बनाई गई, एक एंटीबायोटिक बनवाई गई। सबसे पहली या फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम से ही ऑब्टेन्ड की गई। फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन। कौन सी एंटीबायोटिक निकाली गई, पेनिसिलिन, फर्स्टली फॉर्म्ड एंटीबायोटिक। क्लियर। और ये जो पेनिसिलिन है, अब ये पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया। और अचानक से मतलब एकदम एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई थी इसकी, मतलब कि वो अपने लेबोरेटरी में किसी बैक्टीरिया के ऊपर प्रयोग कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक बार क्या उन्होंने जिन प्लेटों में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिन पैटी डिशेस के अंदर कर रहे थे, उनको बिना वॉश किए वो प्रैक्टिकल करने लग गए। जब बिना वॉश किए किया तो उन्होंने देखा कि उसके ऊपर कुछ फंगस लगी हुई थी, कुछ फफूंद लगी हुई थी, और उस फंगस के कारण उस पैटी डिश में उनका जो बैक्टीरिया था जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया वहां पर ग्रो नहीं कर पा रहा। अब जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा तो उनके दिमाग में एक चीज क्लिक हुई। क्या हुआ, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा इस फंगस से निकल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा इस फंगस से निकल रहा है जो कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा, जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा। तो उन्होंने इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए डिस्कवरी की पेनिसिलिन, जो कि क्या है, फर्स्टली फॉर्म्ड एंटीबायोटिक है, यानी कि पहली बनी गई प्रतिजैविक औषधि, एंटीबायोटिक्स। और ये करती क्या है एंटीबायोटिक, ये जीवाणुओं की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है, ये इसको डैमेज करती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति को क्या करती है, डैमेज करती है। तो ये है पेनिसिलिन, जो कि हमने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बनती है, क्योंकि और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, वहां पर इस पेनिसिलिन का उपयोग किया गया था अमेरिकी सैनिकों के इलाज के लिए, वहां पर इसका उपयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कवक से नहीं मिलता आपको, तो वो है आपके पास में टेट्रासाइक्लिन। ये फंगस से प्राप्त नहीं होता है। और बाकी क्लेविसिन, साथ में सिट्रिक एसिड और एर्गोटामाइन, ये सब के सब आपको कवक से मिलते हैं। और इन भाई साहब को भी अच्छे से याद रखिएगा, ये जो सिट्रिक एसिड है ये आपको मिलता है एस्परजिलस नाइगर। किससे मिलता है ये, एस्परजिलस नाइजर या नाइगर से, इससे प्राप्त होता है। और ये भी क्या है, एक फंगस है, ये भी एक कवक है। आंसर क्या है अपना, टेट्रासाइक्लिन, जो कि हमें कवक से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपूर्ण कवक के लिए कौन सा कथन सत्य है। अपूर्ण कवक जो कि था कहाँ, ड्यूटेरोमाइसिटीज। और क्यों कहा था उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक, क्योंकि उसके पास में लैंगिक अवस्था नहीं पाई जाती, उसके पास में लैंगिक अवस्था नहीं पाई जाती। तो आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फंजाई इम्परफेक्शन या इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात हुई है, क्यों कहा, क्योंकि उनमें सेक्सुअल फेज प्रेजेंट नहीं होती। तो ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं कि इनमें लैंगिक अवस्था नहीं होती, दे डू नॉट हैव सेक्सुअल फेज। आ गया आंसर। क्यों कहा उनको कि इनके बारे में कथन कौन सा सही है, तो ऑब्वियसली पहला कथन ही सही आ गया अपने पास में कि उनके पास लैंगिक अवस्था या सेक्सुअल फेज नहीं होती है, इसलिए उनको हमने अपूर्ण कवक नाम दिया था। तो अपना आंसर आ गया यही, दे डू नॉट हैव सेक्सुअल फेज इन देयर लाइफ साइकिल, यानी इनमें लैंगिक अवस्था नहीं होती। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ड्यूटेरोमाइसिटीज की भी, कि जब इसके कोई मेंबर्स मिलते हैं पहले उसको दो नाम दिए जाते हैं, एक उसकी लैंगिक अवस्था के लिए, सेक्सुअल फेज के लिए, और एक अलैंगिक के लिए। अब डिस्कवरी करते करते अगर पता चल गया कि इसमें लैंगिक अवस्था है तो उसको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियो में डाल दिया जाएगा, नहीं तो फिर अपने रखा जाएगा ड्यूटेरो में। तो ये इसकी बहुत अच्छी चीज है, समझने में भी आसानी रहती है। तो इनके अंदर सेक्सुअल फेज नहीं होती, दैट्स वाई इनको हम अपूर्ण कवक कहते हैं, और ये कथन इसके लिए सत्य है। तो बाकी ऑप्शंस गलत, आगे आपका आंसर। नेक्स्ट कहता है पशु विष्ठा में उगने वाले कवक कहलाते हैं। पशु विष्ठा बोले तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो
द फंगस विच ग्रोज ऑन डंग इज कॉल्ड, जो गोबर वगैरह है ये इनके ऊपर ग्रो करने वाले जो कवक होती है, जो फंगस होता है, उनको क्या कहते हैं? उनके लिए बहुत अच्छा नाम है एक, उनको कहा जाता है कॉप्रोफिलस। ऐसे फंगस के लिए ऐसे टर्म्स क्या यूज किया जाता है इनके लिए? कॉप्रोफिलस। जो किस पे ग्रो करते हैं? जो डेड एंड डिकिंग मटेरियल, या सीधा कहें तो डंग या फिर गोबर या फिर जो पशु विष्ठा के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसी फंगस को कहा जाता है कॉप्रोफिलस। क्या नाम दिया गया? कॉप्रोफिलस। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों। जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करके फिर से वही सही उत्तर का चयन करना है। जी बिल्कुल, हम राइट ऑप्शन ढूंढते हैं, अभी अभी निकालने बैठते हैं। तो पहला कहता है राइजोपस, सामने दिया एस्कोमाइसिटीज, फिर आया पेनिसिलियम, फिर आया बेसिडियोमाइसिटीज, फिर अस्टिलेगो, ड्यूटेरोमाइसिटीज और अल्टरनेरिया जाइगोमाइसिटीज। कौन किसके साथ, किसको कौन से ग्रुप में रखा गया है, उसके बाद में आपको देखना है। तो देखो राइजोपस, राइजोपस भाई साहब जो है ये आपके लिए कहाँ पड़े हैं? राइजोपस पड़ा है जाइगोमाइसिटीज में। राइजोपस कहाँ है? जाइगोमाइसिटीज में। ऐसे कि ऐसे पेनिसिलियम की बात करें तो पेनिसिलियम मिलेगा आपको एस्कोमाइसिटीज में। कहाँ है पेनिसिलियम? एस्कोमाइसिटीज में। फिर अस्टिलेगो, अस्टिलेगो मिलेगा बेसिडियो में। अस्टिलेगो कहाँ मिलेगा? बेसिडियोमाइसिटीज में। और रही बात अल्टरनेरिया, तो ये हमने पहले क्वेश्चंस में भी पढ़ा है, जिसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित है, ड्यूटेरोमाइसिटीज अपूर्ण कवक, यानी कि ये पढ़ा है आपके तीसरे में। तो क्या आंसर बना आपने? ए के लिए 4, बी के लिए 1, सी के लिए 2 और डी के लिए 3। 4 1 2 3 मैच करते हैं, कहां पर है? 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन आ गया आपका सी। तो 4 1 2 3 ये अपने पास में आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहता है परालैंगिकता संबंधित होती है। परालैंगिकता या पैरासेक्सुअलिटी क्या है? तो देखो दोस्तों, ये जो फंगस की लाइफ साइकिल होती है, उस फंगस की लाइफ साइकिल का एक पार्ट है। फंगस की लाइफ साइकिल का एक पार्ट है जहां पर हम कहेंगे कि उनमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, दैट मींस जो उसका जीव द्रव्य है उसका संलयन, उसके बाद में केंद्रक द्रव्य का संलयन, यानी कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो भी कैरियोगेमी जिसको हम कहते हैं। तो पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी और तीसरा आता है जाइगोटिक मियोसिस। क्या क्या बना? जहां पर हमने कहा कि क्या क्या हो रहा है, एक तो जीव द्रव्य संलयन, एक केंद्रक संलयन और तीसरा युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन। ये तीनों अवस्थाएं होगी, बट उनके होने की कोई पर्टिकुलर टाइमिंग या पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होगी। उस फेज को या ऐसे जीवन चक्र को नाम दिया जाता है परालैंगिकता, या फिर जिसको हम कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। तो इसका आप कहेंगे किसके साथ में रिलेशन है, किसके साथ में जोड़ोगे? तो इसको हम जोड़ेंगे प्रोटोप्लास्ट के संलयन से। कहां से जोड़ा जाएगा इसको? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। क्लियर? नेक्स्ट, कि कवकों का संचित भोज्य पदार्थ, जो एक्स्ट्रा फूड बनता बॉडी के अंदर रहता है, उसको स्टोर करके रखा जाता है, संचित करके रखा जाता है। तो एक्स्ट्रा रिजर्व फूड किस फॉर्म में रखा जाता है बॉडी के अंदर कवक के लिए? तो कवक के अंदर वो अपनी तरह ही है, वो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करके रखते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में रखते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और वहीं अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स भी यानी कि हम लोग भी संचित भोजन, रिजर्व फूड किस फॉर्म में रखते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अगर आप बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स रखते हैं एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च की फॉर्म में, जबकि फंगस ये अपनी तरह है, ये भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक प्रकार का जीवन चक्र जिसमें जीव द्रव्य संयुग्मन, केंद्रक संयुग्मन और हैप्लोडाइजेशन किसी विशेष स्थान पर नहीं पाया जाता, ऐसे जीवों का जीवन चक्र किसके समान कहलाता है? मतलब क्या टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन विच प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, हैप्लोडाइजेशन टेक्स प्लेस बट नॉट एट अ स्पेसिफिक प्लेस इन लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अभी अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की है कि जहां पर ये सब एक साथ होते हैं, मतलब कि एक साथ होंगे, बट इनकी पर्टिकुलर टाइमिंग और लोकेशन के बारे में भरोसा नहीं कर सकते। तो अपना आंसर था इसका परालैंगिकता यानी कि पैरासेक्सुअलिटी। अपना आंसर क्या बना? परालैंगिकता या फिर पैरासेक्सुअलिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहा जाता है, क्यों? वाई? कि ड्यूटेरोमाइसिटीज आर नोन एज फंगस इम्परफेक्टाई बिकॉज। क्यों कहा उसको इम्परफेक्ट फंजाई? याद करो यार, 3 बार हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि इनके पास में लैंगिक अवस्था, सेक्सुअल फेज अब्सेंट होती है, इस कारण से इनको कहा गया। तो हमने जल्दी से ढूंढा ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो हमें मिल गया कि जो ऑप्शन बी है उसके पास में मिला कि इनमें केवल अलैंगिक अवस्था पाई जाती है, कि ओनली एसेक्सुअल स्टेज इज प्रेजेंट।
इसलिए हमने इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा है ड्यूटेरोमाइसिटीज को, इसलिए इसको अपूर्ण कवक नाम दिया गया। क्लियर? तो बाकी ऑप्शन हमने देखने ही नहीं है, अपना आंसर तो यहीं पे मिल गया हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सॉरी, फिर फाइकोमाइसिटीज किस वर्ग से या किस जगत से संबंधित है? फाइकोमाइसिटीज को निम्न में से किस में रखा गया है? तो अपना आंसर बहुत सीधा सा निकला कि फाइकोमाइसिटीज को आपने कवक या फंगस किंगडम के अंदर प्लेस किया है, यहां पर इसको रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वे रसायन जो पोषक पौधों द्वारा स्वयं की रक्षा के लिए फंगल संक्रमण के विरुद्ध उत्पादित किए जाते हैं, मतलब कि द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट प्लांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन, यानी कि प्लांट अपने आप को फंगस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए ऐसे कौन से केमिकल्स रिलीज करता है ताकि वो अपने आप का प्रोटेक्शन कर सके? तो टॉक्सिन्स या फाइटोटॉक्सिन्स या फाइटोइलेक्सिन्स या फिर हॉर्मोन्स। तो प्लांट इसके लिए रिलीज करता है फाइटोइलेक्सिन्स। क्या रिलीज करता है? फाइटोइलेक्सिन्स, जो बेसिकली है क्या? लो मॉलिक्यूलर वेट के केमिकल सब्सटेंस है, लो मॉलिक्यूलर वेट के केमिकल्स। लो मॉलिक्यूलर वेट के केमिकल सब्सटेंस है, तो प्लांट इनको रिलीज करके अपने आप को फंगस से इन्फेक्टेड होने से बचाता है, बचाने के लिए रिलीज किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है। अब क्लैंप कनेक्शन है क्या? पहले इसके बारे में जानकारी लीजिए कि क्लैंप कनेक्शन किसको कहा गया है। तो क्लैंप कनेक्शन कुछ ऐसी रामायण है अपने पास में कि इसमें जो फंगस है, तो दो फंगस के हाइपी, जनरली जो मेल और फीमेल या कहेंगे दो अलग अलग गैमेट्स की तरह काम करते हैं। जैसे ये हो गया अपने पास में ए, और इसी का एक दूसरा बाई और ले आते हैं हम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज में क्या होता है कि ये दोनों फंगस हाइफी क्या करते हैं? एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में जब आएंगे तो कुछ इस तरह से, तो जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होगा कि इनमें दोनों हाइफी या दोनों कवक तंतुओं के बीच में एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब बन जाती है। बेसिकली इनके बीच में क्या होता है? एक ट्यूब बन जाती है, और इस ट्यूब के द्वारा क्या होगा कि यहाँ का न्यूक्लियस इधर शिफ्ट करेगा कॉपी करके, यानी कि अपना नंबर बढ़ा के, और इधर से न्यूक्लियस इधर आएगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं क्लैंप कनेक्शन। इस ट्यूब को क्लैंप कहा जा रहा है, और ये इनके थ्रू क्या हो रहा है? कनेक्ट कर रहे हैं दोनों। और अगली स्टेज क्या बनेगी कि अगली स्टेज कुछ ऐसी होगी, अब जो कनेक्शन होगा वो यहां से इधर की तरफ और इधर से इधर की तरफ, तो ऐसे ये कनेक्शन आगे बढ़ता जाएगा। और ये कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको बेसिडियोमाइसिटीज में। कहां मिलेगा आपको? बेसिडियोमाइसिटीज में। और बेसिडियोमाइसिटीज जिसे हम क्लब फंजाई बी नाम देते हैं, क्लब फंजाई बी कहा जाता है। तो ये हो गया अपने पास में। इसके बाद क्लैंप कनेक्शन किसको होगा? तो अपना आंसर क्या बन गया? अपना आंसर बन गया बेसिडियोमाइसिटीज। क्या है अपना आंसर? बेसिडियोमाइसिटीज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है आपको कि गेहूं का काला रस्ट यानी कि ब्लैक किट या फिर जो ब्लैक रस्ट डिजीज है गेहूं के अंदर, वीट के अंदर, वो किसके कारण होती है? पक्सीनिया ग्रेमिनिस से, पाइथियम से, अस्टिलेगो से, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। तो अपना आंसर है पक्सीनिया ग्रेमिनिस। इसके कारण गेहूं के अंदर ब्लैक रस्ट डिजीज होती है। पक्सीनिया ग्रेमिनिस, पूरा नाम भी अगर हम देखें इसका तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस, पक्सीनिया ग्रेमिनिस सिट्राई। इसके कारण से ब्लैक रस्ट डिजीज होती है किसमें? गेहूं में। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है मृतोपजीवी तथा परजीवी पोषण विधियां किस में पाई जाएगी? मृतोपजीवी और परजीवी पोषण विधियां दोनों ही परपोषी का प्रकार है। दोनों ही किसका है? परपोषी है, जिसको हम कह रहे हैं हेटेरोट्रॉप्स के अंदर। तो सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड इन, किसके अंदर रखा जा रहा है इनको? इनको हम रख रहे हैं हेटेरोट्रॉप्स में।
तो ये आप दोनों देखेंगे, एक तो जीवाणु में भी और एक विषाणु में भी, बैक्टीरिया में भी और वायरस में भी, यानी कि ऑप्शन आपको ए और सी दोनों में देखा जा रहा है। ए और सी मतलब कि जीवाणु और कवक में, सॉरी वायरस को हम नहीं रखते हैं, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है ये। तो अपने पास में कहाँ कहाँ, एक तो जीवाणु में और एक कवक में। तो बैक्टीरिया एंड फंगस इन दोनों में है, यानी कि आंसर है आपका बोथ ए एंड सी। आंसर इज बोथ ए एंड सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है क्लेविसेप्स पर्पूरिया परजीवी की भांति वृद्धि करता है। क्लेविसेप्स पर्पूरियस ग्रो एज अ पैरासाइट, इनमें से किस में करेगा, किसके अंदर वो करता है, ग्रो करेगा? तो क्या है, एक तरह का फंगस है। और इस क्लेविसेप्स पर्पूरिया से डिजीज जो होती है उसे हम कहते हैं एर्गट डिजीज या इर्गट। ये डिजीज, और ये मेनली कुछ ग्रासेस को इफेक्ट करती है, ग्रासेस को इफेक्ट करती है। और ग्रासेस में भी, और आजकल या कहेंगे कि जनरली मेनली ये किसको इफेक्ट कर रही है, मेनली ये अफेक्ट करती है सिकेल सिरेल। सिकेल सिरेल जो कि किसका नाम है, जो कि नाम है राई का। किसका साइंटिफिक नेम है ये, राई का। इसको अफेक्ट करती है ये। तो आंसर क्या बनेगा अपने पास में, मानव गट्स में, गन्ने की जड़ों में, पाइन नीडल पर, या ग्रासेस के फलों पर। ह्यूमन गट्स, शुगर कैन रूट्स, ऑन पाइन नीडल्स एंड ऑन द फ्रूट ऑफ ग्रासेस। तो अपना आंसर है डी, फ्रूट ऑफ ग्रासेस। इनके अंदर आपको ये क्लेविसेप्स पर्पूरिया परजीवी या कहेंगे पैरासाइट की तरह पर न्यूट्रिशन लेता हुआ मिलेगा, ग्रो करता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट, मनुष्य में दांत खाज खुजली के लिए उत्तरदायी रोगजनक माइक्रोस्पोरम जीवों के उसी जगत का सदस्य है जिसमें आता है। लैंग्वेज थोड़ी सी घूमी है। इसने कहा कि जो दांत खाज खुजली वगैरह होते हैं वो माइक्रोस्पोरम के कारण होता है, ये क्लियर है। अब उस माइक्रोस्पोरम को कहाँ रखा गया है, जहां पर एक और मेंबर आता है, तो वो मेंबर आपको इनमें से ढूंढना है कौन सा है। क्या राइजोपस जो कि एक फफूंद है, साथ में एस्केरिस जो कि एक गोलकृमि है, टीनिया जो कि फिताकृमि है, और वुचेरिया जो कि फाइलेरिया कृमि है। इनमें से कौन है जो माइक्रोस्पोरम के साथ में एक ही ग्रुप में रखा हुआ है, तो वो है आपके राइजोपस। कौन है वो, राइजोपस। इनको एक ही ग्रुप के मेंबर्स माना गया, एक ही ग्रुप में रखे गए। बाकी एसके एल्मिंथीज, टीनिया सोलियम वो भी आपके प्लेटियम में, और विचेरिया ये भी एसके एल्मिंथीज। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों एनिमल किंगडम के मेंबर है। तीनों किसके मेंबर है, एनिमल किंगडम के, एनिमल किंगडम के। और तीनों ही है क्या, वर्म्स, कृमि है ये तीनों। अपना आंसर क्या है, राइजोपस। अब मोल्ड जो कि एक फफूंद है, तो इनको और माइक्रोस्पोरम दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है, दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर या निम्न में से कौन सी वातावरणीय परिस्थितियां ब्रेड के टुकड़े पर म्यूकर की अनुकूलतम वृद्धि के लिए आवश्यक है। कौन सी ऐसी कंडीशंस है इन छहों में से जो ब्रेड पर जो ग्रो करती है म्यूकर, जिसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं हम, जो ब्रेड को खराब करने वाली फंगस है, ब्रेड पे लगने वाली फंगस है, जिसके लिए इनमें से कौन सी कंडीशन उसके लिए ज्यादा जरूरी है। तो ऑप्शंस में 25 डिग्री टेम्परेचर, या 5 डिग्री टेम्परेचर, 5% के निकट आर्द्रता, 95% के निकट आर्द्रता, छायादार स्थान, या चमकीला प्रकाशित स्थान। इनमें से कौन कौन सी कंडीशन है, तो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो फंगस है उसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर यानी कि उष्ण वातावरण और नमी या आर्द्रता या मॉइस्चर चाहिए। तो अपने पास में पहला एक तो ए, ये सही है। 5 डिग्री नहीं, 25 डिग्री, 5% की बजाय 95%, और उनको छायादार भाग, नमीदार स्थान चाहिए। ये तीन ऑप्शंस आपको जहां मिल रहे हैं वो आपका आंसर है, ए, डी और ई। तो ऑप्शंस क्या बने आपके पास, ए, डी और ई। इनके अंदर आपको डी ऑप्शंस मिलेगा जहां पर ये तीनों एक साथ में मिल रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसी को इंग्लिश में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकर ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड। ब्रेड के पीस पर ग्रो करने के लिए म्यूकर को कौन सी रिक्वायर्ड कंडीशन चाहिए। तो हमने कहा एक तो टेम्परेचर दे दो उसको 25 डिग्री का, एक उसको ह्यूमिडिटी दे दो अराउंड 95% तक, और उसको सैडी प्लेसेस छाया दे दो, बेचारा धूप में घूमेगा। तो ये तीन चीजें दे दो और आपका काम बन जाएगा, या आपका तो नहीं बट हाँ म्यूकर का काम बन जाएगा। वो ब्रेड को आसानी से मोल्ड कर पाएगा, यानी कि उसको सड़ा देगा, उसके ऊपर फंगस लगा देगा। तो आंसर क्या बना अपना, डी बना। क्या आंसर आया, डी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, एल्बिगो के लिए कौन सा कथन गलत है। एल्बिगो जो कवक या फंगस है,
कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द एल्ब्यूगो, कौन सा कथन गलत है एल्ब्यूगो के लिए। तो हमने पढ़ा बाई फ्लैजिलेट नर युग्मक, फ्लैजिला रहित मादा युग्मक, 2 फ्लैजिला युक्त जू स्पोर्स और उपरोक्त में से कोई नहीं। दैट मींस फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स, नॉन फ्लैजिलेटेड फीमेल गैमेट्स, बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स, ऑल ऑफ द अबव। या क्या बनता है अपने में से कि हमने कहा इन ऑप्शंस में अगर आप चलें तो सबसे पहले एल्ब्यूगो में देखिए जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं एल्ब्यूगो में वो नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। और नॉन मोटाइल है मतलब कि दोनों के पास ही फ्लैजिला होने का तो ऑप्शन नहीं है। फ्लैजिला दोनों में क्या होता है? एब्सेंट होता है। दैट मींस नॉन फ्लैजिलेटेड फीमेल गैमेट सही है ऑप्शन। बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज है, ये अलैंगिक जनन करवाने के लिए काम आता है उनके लिए। कहाँ हेल्प करेगा? अलैंगिक जनन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये भी नहीं। अपने कहा कौन सा कथन गलत है? तो इनके पास में बाई फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स नहीं होते। अरे बाई छोड़ो, इनके पास तो फ्लैजिला ही नहीं है मेल गैमेट्स के पास, बेचारे हमने पहले ही कहा नॉन मोटाइल है। ये अचल होते हैं, इनके पास में कसाब नहीं पाए जाते मोशन करने के लिए, गति करने के लिए। क्या कहते हो दोस्तों? तो हाँ, अपना आंसर क्या कहता है कि बाई फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स एब्सेंट होते हैं और ये कथन एल्ब्यूगो के लिए गलत है। मतलब ये ऑप्शन सही है, अपने पास में आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि जिसकी क्रिया के कारण ब्रेड निर्माण के समय CO2 निकलने से ब्रेड छिद्र युक्त हो जाती है, कि इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ, कि किसकी हेल्प से, इनमें से कौन है ऐसा जो ये काम करवाता है, कौन ऐसा काम करवा रहा है। तो अपने पास में ऑप्शन है यीस्ट। क्या है ऑप्शन? यीस्ट, जिसका हमने एक और नाम क्या जानते हैं यीस्ट का? सैकेरोमाइसीस सेरेविसी। यीस्ट विच आर ऑल्सो नोन एज बेकर्स यीस्ट। इनको हम और किस नाम से जानते हैं? बेकर्स यीस्ट नाम से। साइंटिफिक नेम क्या लेके बैठा है ये? सैकेरोमाइसीस सेरेविसी। क्या नाम है? सैकेरोमाइसीस सेरेविसी। क्लियर? तो होता क्या है कि जनरली जब हम कहते हैं ये पाउडर के फॉर्म में मिलता है, किस फॉर्म में मिलेगा? ये पाउडर की फॉर्म में। तो उसको क्या किया जाता है? गीले मैदे के साथ में मिलाया जाता है, उनके साथ में मिक्स करके उनको अच्छे से गूथा जाता है। गूथा जाता है तो उससे क्या होगा कि यहां पर जो हम कहते हैं कि ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को चेंज करवा दिया जाता है इस यीस्ट के द्वारा। यानी कि कौन सी क्रिया करवाई जाती है? किण्वन क्रिया, यानी कि फर्मेंटेशन। और वो फर्मेंटेशन जब होगा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? एक तो एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, प्लस साथ में बनेगी CO2। और जब ये दोनों रिलीज करेंगे, वहां से निकलेंगे, मुक्त हो जाएंगे, मुक्त होने पर यानी कि जब ये रिलीज होंगे तो उस कंडीशन में क्या करेगी? जब CO2 वगैरह ये गैसें बाहर निकलेगी, और जब बाहर निकलेगी तो वो जहां जिस स्थान से निकल रही है वहां पर बीच में एयर चैम्बर से बीच में खाली जगह बन जाती है, खोखला हो जाता है, तो वो स्पॉन्जी हो जाता है, एकदम से फूला हुआ दिखाई देता है वो आपको आटा। तो ये स्ट्रक्चर बनती है, बेकर्स यीस्ट भी कहा जाता है। तो अपना आंसर क्या बनता है? यीस्ट, जिसके कारण जो है वो एग्जैक्ट छिद्र युक्त या पोरस हो जाती है, अपने ब्रेड एकदम स्पॉन्जी हो जाती है। नेक्स्ट, पौधों में माइकोराइजा किस योगदान के कारण उपयोगी है? कि माइकोराइजा आर यूजफुल फॉर प्लांट्स मेनली ड्यू टू देयर फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। पहले माइकोराइजा है क्या ये देख लीजिए। तो माइकोराइजा इज अ, क्या है माइकोराइजा? जिसको हम हिंदी में कहते हैं कवक मूल। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्या है ये? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब कि सहजीवी संबंध है। क्या है ये? एक सहजीवी संबंध है। और ये सहजीवी संबंध किस तौर पर या किस तरीके से? तो इसमें एक तो चाहिए आपको फंगस, और फंगस के साथ में रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि जो कवक और उच्च वर्गीय पौधों की जड़ें हैं, ये दोनों एक साथ जीवन यापन करते हैं, उसे हम कहते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या हेल्प कर रहा है? तो माइकोराइजा देखो क्या है, उसके पास में फंगस है, यानी कि कवक है, और ये फंगस जो है ये बहुत मास्टर है किसमें? एब्जॉर्प्शन करने में, यानी कि अवशोषण करने में ये बहुत ही तेज पड़ता है। अवशोषण या इस एब्जॉर्प्शन करने में मास्टरी कर रखी है इसने।
तो अपने पास में ऑप्शन चलेंगे। तो क्या बना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मृदा द्वारा भोजन के अवशोषण को बढ़ाने में, एनहांस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट, रोगजनक और कीटों को मारने में, किलिंग इंसेक्ट एंड द पैथोजेंस, अजैवीय प्रतिबल के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करने में, यानी कि प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। तो अपना ऑप्शन क्या है, वो एनहांस कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है किसकी, एब्जॉर्प्शन की, किसके, न्यूट्रिएंट्स की, कहां से, सॉइल से। तो बना ऑप्शन मृदा द्वारा भोजन के अवशोषण को बढ़ाने में सहायता कर रहा है। क्लियर, तो ये अपना आंसर आ गया। हाँ, अगला ऑप्शन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन कहता है एल्गी तथा फंजाई का सहजीविक संयोजन क्या कहलाता है। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड एल्गी इज कॉल्ड। तो देखो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये होता है लाइकेन, कि एल्गी और मतलब शैवाल और फंगस का जो सहजीवी संबंध है, शैवाल प्लस मतलब कि एल्गी प्लस फंगस, शैवाल और साथ में कौन है, कवक, इन दोनों का सहजीवी संबंध जो है इसको हम कहते हैं लाइकेन। क्या नाम देते हैं इसे, लाइकेन। याद होगा दोस्तों आपको लाइकेन, बहुत बढ़िया से पता है। लाइकेन क्या होता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन को हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब प्रदूषण सूचक है ये। जिस जगह पर पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां पर लाइकेन कभी भी ग्रो नहीं करती, प्रदूषण सूचक है ये। क्लियर, तो फंगस और एल्गी मिलकर के शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध कहलाता है लाइकेन, और अपना आंसर आ गया लाइकेन। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा मृदा में से फास्फोरस के अवशोषण में निम्न में से कौन एक सहायता करता है। क्या कहा जा रहा है कि निम्न में वह कौन सा एक सूक्ष्म जीवाणु है जो पौधों के साथ सहजीवन स्थापित करता है तथा उनके पोषण में सहायता करता है। उनकी हेल्प करवानी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट्स। तो इनमें इनकी हेल्प की जाती है किसके द्वारा, तो इनकी हेल्प करते हैं दोस्तों ग्लोमस। किसके थ्रू हेल्प की जाती है इनकी, ग्लोमस के द्वारा। ये मिट्टी में से फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाते हैं ताकि पौधों के लिए जो विकास की क्रिया है, जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, वो ज्यादा बेटर हो सके। तो आंसर क्या है अपना, ग्लोमस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा का संबंध पाया जाता है पाइनस की जड़ तथा, दैट मींस माइकोराइजा इज द रिलेशनशिप ऑफ रूट्स ऑफ पाइनस एंड। पहले हमें ये माइकोराइजा टर्म क्लियर होनी चाहिए कि माइकोराइजा या जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं कवक मूल, माइकोराइजा या फिर जिसको हिंदी में क्या कहा जा रहा है, कवक मूल, ये किसको कहा जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, एक सहजीवी संबंध है। क्या है ये, एक सहजीवी संबंध है। और ये सहजीवी संबंध किस किस के बीच में है, ये है कवक तथा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ें। किसके पास मिलेगा, कवक तथा उच्च वर्गीय पादपों की या पौधों की जड़ें। इनके बीच में जो सहजीवी संबंध पाया जाता है उसे हम माइकोराइजा या फिर कवकमूल नाम से जानते हैं। तो अपना आंसर यहीं पे आ जाता है कि माइकोराइजा किस किस के बीच में है, एक तो पाइनस की रूट्स और साथ में क्या आ जाएगा आपके फंगस। इनके बीच में सहजीवी संबंध को हम किस नाम से जान रहे हैं, माइकोराइजा। फंगस एक और सहजीवी संबंध आप पढ़ते हैं कहां पर, शैवाल के साथ, जिसको हम कहते हैं लाइकेन। फंगस का या कवक का एक और सहजीवी संबंध होता है जो किसके साथ होता है, कवक प्लस शैवाल, उसको हम लाइकेन नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि फंगल सेक्सुअल चक्र के संबंध में घटनाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। विद रेस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। यानी कि जो कवक के अंदर या फंगस के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, कवक या फंगस के अंदर या फिर हम कह रहे हैं कवक के अंदर जो लैंगिक जनन आपको मिल रहा है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो कितनी फेजेस में होता है, तो वो 3 फेजेस में होता है। जनरली हम कहते हैं सबसे पहले जो गैमेट्स होंगे, 2 गैमेट्स अपने पास में जो कि हैप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे, और ये गैमेट्स दोनों का क्या होगा, सबसे पहला एक इसका न्यूक्लियस, एक इसका। तो पहले दोनों का जीव द्रव्य या जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, तो प्लाज्मोगैमी होगी, अर्थात दोनों का जीव द्रव्य क्या करेगा, फ्यूज करेगा, संलयित होगा। तो पहला काम आएगा अपने पास में जीव द्रव्य संलयन, ये होगा पहला स्टेप। इसके पश्चात ये जो अवस्था बनती है जहां पर दोनों का साइटोप्लाज्म एक हो चुका है लेकिन न्यूक्लियस या केंद्र कभी भी क्या है, 2, इस फेज को कहा जाता है डाइकैरियन। इस फेज को क्या कहते हैं, डाइकैरियन अवस्था या डाइकैरियन फेज।
अब ये डाई कैरियन के बाद क्या होगा कि जब पहला प्लाज्मोगेमी हो चुका है, जीव द्रव्य संलयन, तो दोनों के केंद्रक भी आपस में जुड़ जाएंगे, और केंद्रक भी आपस में जुड़ जाएंगे तो अब एक कॉमन टर्म बन जाएगा। पहले तो हम इसको कहेंगे कैरियोगेमी, या जिसको हम कह रहे हैं केंद्रक संलयन, और अब ये जो अवस्था बनी है ये है जाइगोट, या जिसको नाम देंगे आप युग्मनज। क्या बना है अब? जाइगोट या फिर युग्मनज। अब इस जाइगोट के अंदर होगा मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। जाइगोट में क्या होगा? अब अर्धसूत्री विभाजन, और उसके फलस्वरूप 4 अगुणित नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो स्टेप्स आप देख रहे हैं कौन सी सीक्वेंस में बन रहे हैं? पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, और तीसरा जाइगोटिक मियोसिस, यानी कि युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन। तो अपने ऑप्शन के पास पहुंचे फिर से। तो हमने कहा पहला है कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी और मियोसिस। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कैरियोगेमी सेकंड ऑप्शन आता है। फिर है मियोसिस जो कि थर्ड ऑप्शन है, इसको भी हटाओ। फिर है प्लाज्मोगेमी, सबसे पहले यही प्लाज्मोगेमी यानी कि जीव द्रव्य संलयन, फिर कैरियोगेमी यानी कि केंद्रक संलयन, और लास्ट आता है मियोसिस। आपका आंसर बनता है सी। तो आंसर क्या है अपना? सी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड आफ्टर दैट मियोसिस। तो इस स्टेप्स के साथ में आंसर आपका सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि माइकोबायोन्ट तथा फाइकोबायोन्ट पाए जाते हैं। अब ये माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट क्या है? तो माइकोबायोन्ट को आप कहते हो कवकांश, माइकोबायोन्ट को हम कहते हैं कवकांश, और इसी तरह फाइकोबायोन्ट को कहा जाता है सेवालांस। फाइकोबायोन्ट को क्या कहते हैं? सेवालांस। अब थोड़ा सा हिंदी के साथ चले तो हमने कहा कि कवकांश यानी कि कवक का अंश, तो अर्थात बात यहां पर कर रहे हैं कवक या फिर फंगस की। कवक या फिर हम बात कर रहे हैं यहां पर फंगस, और यहां पर बात कर रहे हैं आप शैवाल यानी कि एल्गी। तो ये दोनों ही किसके हिस्से हैं? ये एल्गा और फंगस दोनों ही किसके हिस्से हैं? तो कवक और शैवाल मिलकर के आपको देते हैं लाइकेन। क्या देते हैं ये दोनों मिलकर के आपको? लाइकेन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन विच स्ट्रक्चर? दिस इज कॉल्ड लाइकेन्स। इनके अंदर आपको ये दोनों मिलेंगे, जहां पर ज्यादा अमाउंट में काम किया जा रहा है एल्गी यानी कि शैवाल के थ्रू, और जो न्यूट्रिशन है वो ज्यादा मिल किसको रहा है? कवक को या फिर फंगस को। इसको मास्टर स्लेव रिलेशन भी कहा जाता है लाइकेन को। लाइकेन को मास्टर स्लेव रिलेशन यानी कि मालिक और नौकर का संबंध भी कहा जाता है, जहां पर मालिक का काम कर रही है कवक और नौकर का काम कर रही है यहां पर शैवाल। तो मास्टर स्लेव रिलेशन या फिर मालिक नौकर का संबंध भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर या कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि सही नहीं है? तो हमें एक तरफ दे रखे हैं कुछ नाम, कुछ लिविंग स्ट्रक्चर्स है, और सामने उनके ग्रुप दे रखे हैं कि कौन सा किसके साथ में मैच कर रहा है और नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है एनाबिना, जो कि क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया यानी कि मोनेरा में रखा गया है, तो ये ऑप्शन सही है। अमीबा पूछा गया है जो कि प्रोटोजोआ का मेंबर है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पूछा है गोनियोलेक्स, ये हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा के अंदर, कहां पर? डाइनोफ्लेजिलेट्स, ये भी ऑप्शन सही है। याद कीजिए रेड टाइड्स का कारण भी था, लाल ज्वर का कारण, तो ये भी ऑप्शन सही है। फिर थर्मोएसिडोफिल्स, पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले सजीव या जीव जिनको हम कह रहे हैं वो थर्मोएसिडोफिल्स थे, तो आ गए आर्कीबैक्टीरिया, ये भी ऑप्शन सही है। अब लास्ट क्या बचा? एल्ब्यूगो और क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइटा तो बेचारे किसके मेंबर है? प्रोटिस्टा के, जबकि एल्ब्यूगो आपके जो है ये है एक तरह की कवक। तो दोनों का मैचअप हुआ नहीं, आंसर आपका ये आ गया ई, यानी कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन या जो जोड़ा है युग्म है ये सही सुमेलित नहीं है, इसको रखा जाना चाहिए था कवक के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कवक का स्टेन किया जाता है। स्टेन का मतलब है यहां पर अभिरंजन से, कि इसकी स्टेनिंग किससे करनी है, यानी कि अभिरंजन। कि जब हम किसी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को या सूक्ष्म संरचनाओं को देखते हैं तो आपको वो माइक्रोस्कोप में प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देती है, तो उन्हें हमें क्या करना पड़ता है? पहले कुछ डाई या फिर कुछ रंजकों से स्टेन करना पड़ता है ताकि वो आपको इजीली दिखाई दे सके। तो उसके लिए हमने कहा कि कवक को किससे किया जाए। याद रखिएगा कवक या जो फंजाई है इसकी कोशिका भित्ति, क्योंकि जो भी स्टेन करोगे सबसे पहले वहीं जाएगी, तो इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। और काइटिन को यहां पर स्टेन करवाने के लिए यूज किया जाता है कॉटन ब्लू। किससे स्टेन किया जाता है इसको? कॉटन ब्लू से।
और ये काइटिन की जो बनी हुई कोशिका भित्ति है कवक के पास, उसको कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो अपना आंसर क्या है, कॉटन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एसआई बनते हैं, एसआई क्या है, तो बेसिकली एसआई इज ए ग्रुप ऑफ स्पोर्स, यानी कि बीजाणुओं का एक समूह है। तो किस में बनते हैं और कैसे बनते हैं, तो आपके पास ऑप्शन एसआईज आर फॉर्म्ड इन एस्कोबोलस, सैकेरोमाइसिस, पेनिसिलिन, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या सबके अंदर बन रहा है। तो ये आपको आंसर मिलेगा कि ये इन सबके अंदर होता है, ऑल ऑफ द अबव, इन सब में मिलेगा। और ये सब के सब किसके मेंबर है, ये सारे एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं। किसके मेंबर से, ये सारे एस्कोमाइसिटीज, उसके मेंबर से, उनके अंदर एस्कस या एसआई बनते हैं। क्या है ये, ग्रुप ऑफ स्पोर्स कहा जा रहा है। तो एस्कस कैसे बनेंगे, तो देखो होता क्या है कि जो सिंगल हाइफी है, यानी कि जो कवक तंतु है, उसमें बाहर की तरफ ऐसे उबार बनने लगते हैं, उसमें बाहर की तरफ कुछ उबार जैसी संरचनाएं बनती है, और इन संरचनाओं को हम कहते हैं फलनकाय। इनको हम क्या नाम देते हैं, फलनकाय, या फिर जिसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी कवक तंतु, या फिर जिसको हम नाम दे रहे हैं हाइफा। क्लियर। अब इन फलनकाय के अंदर की तरफ क्या बनते हैं, एंडोजीनसली, यानी कि अंतः बीजाणु बनते हैं, और उन अंतः बीजाणुओं को नाम दिया जाता है एस्कस, या पहले कहेंगे उनको एस्कोस्पोर। अब ये जो स्पोर्स है, एस्कोस्पोर्स किसके अंदर बन रहे हैं, तो नाम से ही याद रखिएगा, ये एस्कोमाइसिटीज, जो कि फंगस या कवक जगत की एक क्लास है, उसके अंदर रखा जा रहा है। तो एस्कोस्पोर्स बनते हैं। अब ये जिस पाउच के अंदर है, इसे हम कहते हैं एस्को बीजाणुदानी, या फिर इसको हम नाम दे सकते हैं एस्कोफोर, या इसी को हम कह रहे हैं एस्कस, जिसके अंदर ये सारे एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं। और ये पूरी की पूरी फ्रूटिंग बॉडी जो है, यहां पर इसको नाम देते हैं हम एस्कोकार्प। कार्प वर्ड हमेशा फलन या फिर फल फ्रूटिंग के लिए वर्ड यूज होता है। जैसे हम फ्रूट के लिए वर्ड यूज करते हैं कि जो पार्थेनोकार्पिक, तो कार्पिक वर्ड आता है, तो कार्प वहीं से उठाया गया है। तो इस पूरी फ्रूटिंग बॉडी को क्या नाम दे रहे हैं हम, एस्कोकार्प। कैसे हैं ये एस्कोस्पोर्स बीजाणु, ये एंडोजिनसली फॉर्म हुए हैं, यानी कि अंतः बीजाणु है, ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर की तरफ बने हैं, इसलिए ये कैसे एस्को एंडोजिनसली, यानी कि अंतः बीजाणु। क्लियर है। तो ये अपने पास में, तो आंसर क्या बना आपका, ऑल ऑफ द अबो, यानी कि ये सब के सब, जो कि सारे किसके मेंबर्स हैं, एस्कोमाइसिटीज में, तो उनके अंदर आएगा ऑल ऑफ द अबो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निषेचन में जल की आवश्यकता नहीं होती है, किनको, नो नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन इन, कि इनमें से किस मेंबर्स के साथ में हम कह रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं पड़ रही है पानी की फर्टिलाइजेशन के लिए या निषेचन के लिए। तो हमें इस टर्म से बहुत अच्छे से वाकिफ है कि निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन कहते हैं किसको है, फर्टिलाइजेशन किसको कहा जाता है, तो फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि युग्मकों का संलयन कहलाता है निषेचन। युग्मकों का संलयन जो है उसे हम कहते हैं निषेचन। तो इन मेंबर्स में से कौन है जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे डिपेंड नहीं करता, तो आपका आंसर है यहां पर एल्ब्यूगो। आंसर क्या है आपका, एल्ब्यूगो, जो कि क्या है, एक फंगस या कवक। इसको फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरत नहीं है, निषेचन के लिए पानी की जरूरत नहीं है। बाकी हम देख रहे हैं कि जो यूलोथ्रिक्स, जो कि एक शैवाल है, एल्गी है, इसको जरूरत पड़ती है। ये क्या है, एक तरह की एल्गी। और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनको भी निषेचन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। और ब्रायोफाइट्स को तो हम वैसे भी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, यानी कि पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो अपना आंसर क्या है, एल्ब्यूगो या फिर एल्ब्यूगो, जो कि क्या एक फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कवक का निम्न में से कौन सा समूह कभी कभी कवक कचरा पेटी कहलाता है, मींस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फंजाई इज समटाइम्स नोन एज फंगल वेस्ट बास्केट, जिसको हम फंगस का या कवक का कचरा पेटी मानते हैं। तो इसके लिए आपका आंसर बनता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या बनेगा आंसर, ड्यूटेरोमाइसिटीज। बहुत बार ये क्वेश्चन घूम के आया, हमने इस ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई नाम से भी जाना है। इसको हमने इम्परफेक्ट फंजाई या फिर जिसको हमने अपूर्ण कवक नाम दिया था। और इसको क्यों माना था इतना इम्परफेक्ट या अपूर्ण क्यों माना, रीजन ये क्योंकि इसके पास सेक्सुअल फेज अब्सेंट है, यानी कि लैंगिक अवस्था इसके पास में नहीं है, लैंगिक अवस्था यहां पर नहीं है, इस कारण से इसको अपूर्ण कवक माना गया था।
सेक्सुअल फेज या जो लैंगिक अवस्था यहाँ पर क्या है, अनुपस्थित है। क्लियर। और इसके केस में भी हमने कहा था इंटरेस्टिंग सा फैक्ट कि जब प्रारंभ में अगर हम कहते हैं कोई फंजाई की डिस्कवरी होती है, उसको दो नाम दिए जाते हैं, एक उसकी लैंगिक अवस्था के संबंध में और एक उसकी अलैंगिक अवस्था के संबंध में। अब जब उसकी डिस्कवरी चलती जाएगी तो अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक अवस्था या एसेक्सुअल फेज मिलेगी तो उन भाई साहब को उठा के डाल दिया जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज में, मतलब वो नाम रखा जाएगा जो पहले दिया गया था एसेक्सुअल फेज के लिए। बट अगर उसमें लैंगिक अवस्था के लक्षण देखे गए, सेक्सुअल फेज अगर मिलती है, तो उसको वहां ड्यूटेरोमाइसिटी से निकाल दिया जाएगा और उसको आगे के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग या तो रखा जाएगा बेसिडियो के साथ में या एस्कोमाइसिटीज के साथ में रख दिया जाता है। तो कैरेक्टर्स के बेस पे पता किया जाता है कि कौन सा नाम रहेगा। बाकी स्टार्टिंग में नामकरण हुआ, पंडित जी ने दो नाम दे दिए थे उनको। चलिए, तो अपना आंसर क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम का खाने योग्य भाग क्या है? पहली बात तो मशरूम खुद क्या है, तो ये एक फंगस या कवक है। मशरूम क्या है, एक कवक या फंगस है। अब इसका कौन सा पार्ट खाया जाता है? तो याद रखिएगा मशरूम जो है ये आपके कौन से वर्ग या क्लास का मेंबर है? ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। और बेसिडियोमाइसिटीज आते ही याद आ गया कि ये बेसिडियो कार्प का पार्ट है। और बेसिडियो कार्प बेसिकली क्या है, ये एक फलनकाय है। क्या है ये? फलनकाय, जिसको हम कह रहे हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी किसका मेंबर है? तो ये है आपके बेसिडियोमाइसिटीज का। किसका मेंबर? बेसिडियोमाइसिटीज का। क्लियर। तो आंसर क्या है आपका? बेसिडियो कार्प या फिर बेसिडियो फलनकाय, जिसको हम कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन या एसर्शन क्या कहता है कि सहज जीवन यानी कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है माइकोराइजा द्वारा प्रदर्शित होता है। किसके द्वारा? माइकोराइजा द्वारा। और कारण दिया गया आपको रीजन कि माइकोराइजा में सहजीवन कवक तथा शैवाल के बीच स्थापित होता है। एसर्शन कह रहा है कि इन माइकोराइजा सिम्बायोसिस इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन फंगस एंड द एल्गा। तो देखो इसका जो एसर्शन या फिर कथन है, एसर्शन या फिर जो इसका कथन है, ये एकदम सही बात कर रहा है कि जो माइकोराइजा है वो सहजीवन या सिम्बायोसिस शो करता है। तो इसका कथन एकदम सही है, एकदम राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें इसके साथ में। बट अगर आपने इसके कथन कारण को देखा है, अगर इसके रीजन को पढ़ा, तो इसका रीजन थोड़ा सा घूम के आया है। रीजन कह रहा है कि माइकोराइजा किसके बीच का सहजीवन है? वो कह रहा है आपको कवक और शैवाल, फंगस और एल्गी। तो ये आपके लिए गलत है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। रीजन, क्योंकि माइकोराइजा किसके बीच का होता है? माइकोराइजा हम देखते हैं, एक तो कवक और साथ में उच्च पादपों की जड़ें, उनके बीच का जो सहजीवी संबंध होता है उसको हम नाम देते हैं माइकोराइजा। तो अपना जो आंसर है वो क्या है कि एसर्शन तो इसका सही है, लेकिन रीजन इसका क्या है? गलत। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है पादप वायरस को सर्वप्रथम किसने पृथक किया, या फिर तंबाकू मोज़ेक वायरस का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किसके द्वारा किया गया? द फर्स्ट टू आइसोलेट प्लांट वायरस वाज, या फिर लैंग्वेज कहती है कि द टोबैको मोज़ेक वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय फर्स्ट टाइम बाय। तो इसका आंसर है आपके पास में WM स्टैनले। सबसे पहले इन्होंने अलग करके बताया था, सबसे पहले इन्होंने आइसोलेट करके दिया था। और कौन सा वायरस था वो जिसको उन्होंने क्रिस्टलाइज किया? TMV। और TMV टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे पहले खोजा गया वायरस भी है। सबसे पहले खोजा गया वायरस भी कौन सा है? TMV, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, सबसे पहले खोजा गया वायरस। नाम से पता चल रहा है कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको टोबैको प्लांट्स के अंदर, तंबाकू के अंदर। क्या कर रहा है वहां पर? वहां एक बीमारी कर रहा है, वहां एक डिजीज फैला रहा है, जिस डिजीज का नाम है मोज़ेक। इसमें क्या होता है, वो उसकी पत्तियों को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो तंबाकू मोज़ेक वायरस उसी के बेस पर नाम पड़ा कि तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक नाम की बीमारी फैलाने वाला वायरस, नाम पड़ गया टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये सबसे पहले क्रिस्टलाइज करके किसने बताया लेबोरेटरी में इसको? तो ये करके बताया WM स्टैनले ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि रेबीज वायरस में होता है। अभी रेबीज वायरस नाम आपने सुन रखा है, जो रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, जो हम कहते हैं पागल कुत्ते के काटने से बेसिकली। तो रेबीज का एग्जैक्ट हम पूछ रहे हैं यहाँ पर कि उसके पास में क्या मिलेगा। तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है आपके इकहरे स्ट्रैंड का RNA, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। रेबीज के पास में क्या मिलेगा आपको? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि ऐसा वायरस जिसका SSRNA यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA
डीएनए संश्लेषण के लिए आधार का काम करता है, जिसके लिए डीएनए संश्लेषण के लिए किसका काम कर रहा है? आधार का। तो अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि रेबीज वायरस होता है, यानी रेबीज में क्या होता है? द रेबीज वायरस कंसिस्ट ऑफ, क्या मिलेगा आपको रेबीज वायरस के अंदर? तो ऑप्शन जब हमने देखे तो हमें ये पता चला कि ये बात कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में, कि आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, क्या वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, क्या वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, क्या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कि इनमें से वो कौन सा है जेनेटिक मटेरियल रेबीज के पास में। तो रेबीज के पास में जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है दोस्तों, वो मिलेगा आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि एकल श्रृंखला वाला, एकल रज्जु की एकल स्ट्रैंड वाला आरएनए। ये ऑप्शन है अपना ए। रेबीज वायरस के पास में आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसा वायरस जिसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए संश्लेषण के लिए आधार का काम करता है, कि अ वायरस कंटेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द डीएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज। ये हमने पढ़ा है कि डीएनए जब बनता है तो डीएनए की जो एक चेन से दूसरी चेन बनाई जाती है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन में तो दोनों स्ट्रैंड काम आते हैं, बट जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं काम नहीं आती, एक ही श्रृंखला काम आती है। हमें यहाँ पूछा है कि एक ऐसा वायरस जिसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उसका आनुवंशिक पदार्थ ही क्या बता दिया हमें? जेनेटिक मटेरियल बता दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो उसमें डीएनए संश्लेषण के लिए आधार का काम करता है, कौन कहलाएगा या क्या है? तो ऐसा वायरस कहलाएगा आपके रेट्रोवायरस। कौन सा होता है वो वायरस? रेट्रोवायरस, जिसे हम पश्च विषाणु भी कहते हैं। कौन है? रेट्रोवायरस, या जिसे कहा जाता है पश्च विषाणु। और ये पश्च विषाणु क्या करता है? जिसके पास में जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ के तौर पर, ऐसा वायरस जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ के तौर पर क्या मिलेगा? आरएनए। और आरएनए के साथ में मिलती है एक प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इन भाई साहब की खासियत क्या होती है? ये जो रेट्रोवायरस होते हैं, जनरली हम पढ़ते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, बट रेट्रोवायरस क्या करते हैं? इनके अंदर आरएनए से क्या बनाया जाता है? डीएनए बनाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है इस प्रोसेस को। तो अपना आंसर क्या है? रेट्रोवायरस, जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए निर्माण के लिए एक आधार या फिर एक टेम्पलेट का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायरस पादप कोशिकाओं में किस एकमात्र स्थान से प्रवेश करते हैं? कि वायरसेस एंटर प्लांट सेल्स ओनली थ्रू, कहां से एंटर करते हैं? फ्रॉम लेंटिकल्स, या फिर जिसको हम कहते हैं वात रंध्र, लेंटिकल्स, या फिर जिनको वात रंध्र भी कहा जाता है, या फिर गांव से, या स्टोमेटा यानी कि रंध्रों से, या फिर रूट्स यानी जड़ों से। तो इनमें से कौन सी संरचना से वो एंटर करते हैं वायरस? तो वायरस एंटर करते हैं गांव से। कहां से एंटर करेंगे वायरस? गांव से। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है, तो यहां अपना आंसर बी है, वाउट्स। इनके थ्रू वायरस एंटर करते हैं प्लांट के अंदर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट होता है प्रत्येक कैप्सोमियर में टीएमवी वायरस की जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? तो देखो हम अगर टीएमवी की बात करें तो टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके अंदर क्या होता है? पहली बात तो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, टोबैको मोज़ेक वायरस में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, और उसके चारों तरफ अगर हम कहें तो ऐसे कुछ प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स कॉइल्ड फॉर्म में उसको घेरे रखती है। प्रोटीन की कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है जो उसको इस तरह से यूं घेरे रहती है, उसके ऊपर आवरण बनाती है। तो ये जो प्रोटीन का आवरण रहता है दोस्तों, इस प्रोटीन के आवरण को कहा जाता है कैप्सिड। इस प्रोटीन के आवरण को क्या कहते हैं? कैप्सिड। तो अब ये तो हुआ पूरा के पूरा स्ट्रक्चर। अब अकेले की बात करें कि अगर इतना टुकड़ा सिर्फ ये क्या है, तो इसको कहते हैं कैप्सोमियर। इसको क्या नाम देते हैं? कैप्सोमियर। और बेसिकली हमने कहा प्रोटीन है, तो प्रोटीन बनी होती है एमिनो एसिड से, तो इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको? एमिनो एसिड्स। क्लियर? तो एक टीएमवी की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसके पास में टीएमवी वायरस में कितने कैप्सोमियर्स होंगे? तो उनका नंबर होता है आपके 21-30। अब एक कैप्सोमियर में कितने एमिनो एसिड्स मिलते हैं? तो उनका नंबर होता है 158। आंसर क्या आया? 158। तो अपना आंसर इज 158। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा वायरस सबसे बड़ा है? कौन सा वायरस सबसे बड़ा है? अब जनरली वायरस बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। वायरस ऐसी स्ट्रक्चर है जो
बैक्टीरियल फिल्टर में से भी पास आउट हो सकते हैं। तो सबसे छोटा वायरस पूछा है तो पेनिसिलियम, वुंड ट्यूमर या फिर पॉक्स वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा वायरस जो होता है वो होता है आपके पॉक्स वायरस, और ये पॉक्स वायरस एक बीमारी भी करवाता है जिसको आप कहते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, क्लियर? तो सबसे बड़ा वायरस पॉक्स वायरस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन से आपके जो सेंटेंस या कहेंगे जो कथन है वो क्या होता है? असत्य होता है। तो अधिकतर पादप विषाणु आरएनए विषाणु है, मतलब कि रेट्रोवायरस की तरह है, तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। अधिकतर जंतु विषाणु डीएनए विषाणु है, यानी कि जो जंतुओं में जो इन्फेक्शन कर रहे हैं वो विषाणु कैसे हैं? उनके पास डीएनए है, हो सकता है। टीएमवी द्विसूत्रीय आरएनए अणु है। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, जो हम कह रहे हैं कि टीएमवी हैज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, तो ये नहीं है, क्योंकि टीएमवी के पास में आपको क्या मिलेगा? टीएमवी के पास में पड़ा है डीएनए। टीएमवी के पास में क्या है? डीएनए है, जबकि ये कह रहा है कि उसके पास आरएनए है। तो ये आपका आंसर जो है सी, यानी कि ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये क्या है? गलत है। हमें असत्य कथन को ढूंढना था। और टी फॉर जीवाणु भोजी त्रिसूत्रीय डीएनए अणु है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गलत कथन को चुनिए, यानी कि आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट निकालना है कि सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन, डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने दर्शाया कि विषाणु क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं। जी बिल्कुल, डब्ल्यू.एम. स्टैनले पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टीएमवी को क्रिस्टलीकृत करके दिखाया, क्रिस्टलाइज करके बताया। तो ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत को चुनना है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, पहला वाला, कि डब्ल्यू.एम. स्टैनले शोड दैट वायरसेस कुड रेट्रोवायरसेस आर कॉजेटिव एजेंट्स और सर्टेन काइंड्स ऑफ द कैंसर इन बैट्स, यानी कि ह्यूमंस। ये बी स्टेटमेंट सही है। तो अपना स्टेटमेंट सेकंड बी क्या हो गया? सही हो गया। हम गलत ढूंढने निकले, मैं ढूंढने को जमाने में जो खुदा निकला, पता चला कि गलत लेके पता निकला, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो यहां से कुछ निकलेगा। तो डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस, मतलब रेट्रोवायरस के जीवन चक्र में किसी भी अवस्था में डीएनए उपस्थित नहीं होता। ये यहां पर हुई गलती।
ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रेट्रोवायरस की लाइफ साइकिल में कभी भी डीएनए नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जब ये रेट्रोवायरस अपने होस्ट या कहेंगे पोषी कोशिका पर जाएगा, वहां पर ये अपने आरएनए को डीएनए में चेंज करेगा, यानी कि आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा क्या बनवाता है, ये बनवाएगा डीएनए। यानी कि लाइफ साइकिल में डीएनए भाई साहब आते हैं, डीएनए आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये गलत है, यानी कि ये आपका आंसर सही है। स्टेटमेंट अगर गलत निकला है यानी कि वो आपके लिए आंसर एकदम सही बन गया। क्लियर? चलिए, और रेट्रोवायरसेस कैरी जीन फॉर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि आरएनए डिपेंडेंट या आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के लिए रेट्रोवायरस वाहक जीन है। सही है, ओके, तो अपना आंसर निकला सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस को कंटेजियम वाइवियम फ्लूइड किसने कहा? हु कॉल्ड द वायरसेस वर कॉल्ड कंटेजियम वाइवियम फ्लूइड बाय, किसने नाम दिया ये? तो अपने पास ऑप्शन है डी हेरेल ने, या बॉर्डन एंड पीरी ने, टवाट ने, या टॉर्ट ने, और बेजेंडिक ने। तो बिल्कुल अपने पास में आंसर क्या आया? बेजेंडिक, MW बेजेंडिक। हमने अभी नाम पढ़ा था इनके बारे में। इन्होंने क्या किया था कि जो इन्फेक्टेड प्लांट था, इन्होंने क्या किया, ये कैसा है? संक्रमित पादप है, संक्रमित तंबाकू पौधा, टोबैको प्लांट्स। तो यहां से उन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन फॉर्म में वायरसेस को निकाला, यानी कि इसके लिक्विड को निकाल करके उसको क्या किया, स्प्रे करवाया। किस पे करवाया? हेल्दी प्लांट पे। किस पर करवाया? हेल्दी प्लांट पे। बट जब इसको स्प्रे करवाया गया तो ये हेल्दी प्लांट भी कैसा हो गया? इन्फेक्टेड हो गया। तब उन्होंने कहा कि इसमें लिक्विड में, इस फ्लूइड में कुछ तो ऐसा है जो ये क्या करता है, इन्फेक्शन को फैला सकता है। क्या कर सकता है? ये इन्फेक्शन को फैला सकता है। तो कंटेजियम वाइवियम फ्लूइड बताने वाले कौन थे? MW बेजेंडिक ने। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक वायरस का आरेख दिया गया है और निम्न में से किस विकल्प में A, B और C सही है? कौन से विकल्प में A, B और C सही है? तो पहली बात तो डायग्राम देखते ही आपको याद आना चाहिए, ये किसका डायग्राम है? ये है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। क्लियर? जब ये उसका डायग्राम है, यानी कि पहला ऑप्शन तो यूं ही गलत हो गया। पहला ऑप्शन जहां बता रहा है कि सी क्या है, HIV वायरस, वो नहीं है। तो हमने कहा कि चलिए A आपको यहां मिल गया, B आपको यहां मिल गया, और C पूछ रहा है टाइप ऑफ वायरस, यानी कि कौन सी कैटेगरी का या कौन से प्रकार का वायरस है। तो हमने ऑप्शन पढ़े, तो देखो TMV जो है, इसके पास में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इसके पास जेनेटिक मटेरियल मिलता है आपको DNA। TMV के पास में जेनेटिक मटेरियल क्या मिलता है? DNA। अब प्रोटीन की ये जो पूरी कवरिंग है, यानी कि A क्या होना चाहिए आपके पास? DNA। अब B बता रहा है आपको ये कवरिंग, और B जो कवरिंग बनी हुई है इसको आप कहते हैं कैप्सिड। इसको हम क्या कहते हैं? कैप्सिड। तो चलिए B होना चाहिए आपके पास में कैप्सिड, और C तो हम कह ही रहे हैं कि वो TMV है। C तो कंफर्मली हम बता ही रहे हैं कि ये क्या है? TMV है। तो आपका आंसर क्या आ गया? C। आंसर क्या है आपका? C बन गया। क्लियर है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि नीचे एक वायरस का आरेख दर्शाया गया है, निम्न में से किस विकल्प में A, B तथा C सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन से विकल्प, यानी कि डायग्राम में आपको जो लेबलिंग दे रखी है वो कहां पर और कितनी क्या है। क्लियर है दोस्तों? तो अब इसके अंदर आपने कहा A, B और C। डायग्राम देखते ही आपको पता चल गया कि ये डायग्राम किसका है? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। किसका है? टोबैको मोज़ेक वायरस। अब TMV नाम आते ही सबसे पहले याद आना चाहिए कि इसके पास में जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल इस TMV के पास क्या है? RNA।
और ए आपको उसी को बता रही है, यानी कि ए में आपको चाहिए RNA। क्लियर। अब ये इसके चारों तरफ जो आपको ये दिखाई दे रही स्ट्रक्चर, ये होता है इसका आवरण, बना हुआ किसका है, प्रोटीन का। कहते क्या है इसको, कैप्सिड। तो अपने पास में क्या नाम देते हैं इसको, कैप्सिड। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बी। और सी पूछा आपको टाइप ऑफ वायरस, तो ये हमने पहले ही कह दिया TMV है, तो आपका आंसर क्या बना, डी, जहां RNA, कैप्सिड और टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बताया गया है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इससे अपना आंसर इंग्लिश में चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, पीछे हिंदी में हो गया, यहाँ पर इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तंबाकू मोज़ेक विषाणु यानी कि वायरस के कैप्सिड में कैप्सोमियर्स की संख्या कितनी होती है। कैप्सिड में कैप्सोमियर्स की संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती है उनकी 31-30। संख्या कितनी होती है, 31-30। हमने पीछे एक क्वेश्चन के अंदर इसको किया था। चलिए, तो हमने जैसा कि पीछे भी देखा था कि इसके अंदर संख्या कितनी होती है, 21-30। 2130 इनका नंबर होता है कैप्सिड का, किसमें, TMV की संरचना में। कहाँ मिलता है हमें ये, कि प्रत्येक TMV जो है उसके अंदर आपको कितना नंबर मिलेगा, कितनी संख्या मिलेगी आपको इसके अंदर कैप्सिड की, तो वो संख्या मिलेगी आपको 2130। कितनी मिलनी है, 2130। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं वायरस गुणन करते हैं, यानी कि वायरसेस मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई दैट मींस ये अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, ये अपना जनन या रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ कर रहे हैं, यूं कह दो ये अपना नंबर कहाँ बढ़ा रहे हैं। वो बैक्टीरिया में बढ़ा रहे हैं, वो जीवित कोशिका में बढ़ा रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं दोनों ए और बी दोनों के अंदर ही बढ़ा रहे हैं, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए इंग्लिश में थोड़ा ऑप्शन को क्लियर कर देते हैं कि जीवित कोशिका के अंदर, यानी कि इन सेल या इन लिविंग सेल कहेंगे हम इसको। तो इन लिविंग सेल या फिर जीवित कोशिका के बाहर, तो आउटसाइड द लिविंग सेल, आउटसाइड द लिविंग सेल। अब या फिर ए और बी दोनों, या फिर दोनों ही नहीं, तो ऑप्शन क्या बनता है आपके पास, इन लिविंग सेल। यानी कि वायरस आपको जीवित कोशिका में ही वृद्धि करते दिखाई देंगे। कारण वायरस को हमने पहले ही कहा, वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। यानी कि वायरस भाई साहब क्या है, ये योजक कड़ी है। वायरस क्या है, योजक कड़ी है, किस किस के बीच में, सजीव और निर्जीव के बीच, सजीव और निर्जीव के मध्य योजक कड़ी है। यानी कि जब तक ये एनवायरमेंट में, वातावरण में खुला पड़ा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि निर्जीव की तरह काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आया, ये उस सजीव कोशिका के संपर्क में आते ही खुद भी क्या बन जाता है, सजीव बन जाता है। और सजीव बनने के पश्चात ये अपने आप का नंबर क्या करने लगता है, बढ़ाने लगता है। तो अपना आंसर है जीवित कोशिका में, यानी इन वीवो कंडीशन इन द लिविंग सेल्स। चलिए, तो वायरस का वह भाग जिसके द्वारा आनुवंशिक लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है, द पार्ट ऑफ द वायरस विच गिव्स टू इट द हेरिडिटी फीचर, यानी कि जो उसको अगली जनरेशन में कैरेक्टर ले जाने में हेल्प करता है। तो ऐसा कौन है, कैप्सिड, कैप्सोमियर, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड। तो इनमें से अपना आंसर है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। ये वो हेल्प करता है जिसके फॉर्म में मे बी उसके पास में DNA हो सकता है, मे बी उसके पास में RNA हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड है जो क्या करता है, आनुवंशिक सूचना या
ये बता रहा है कॉलर के बारे में, सी किसके बारे में बता रहा है, कॉलर के बारे में। अब डी, ये बी क्या कर रहा है, तो ये बी यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको कवर करके बैठा है। बी क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, यानी कि उसको कवर्ड करके रखा है, और कवर को कहा जाता है आच्छद, आवरण। तो ये हो गया उसका आच्छद, बी क्या हो गया, आच्छद। और लास्ट डी, तो ये तो इसकी पूंछ जैसे कुछ तंतुओं के बारे में बताया जा रहा है, तंतु जैसी स्ट्रक्चर है और इसकी पूंछ बना रहे हैं, तो ये डी क्या हो जाएगा, इसके पूंछ तंतु। डी क्या हो जाएंगे, इसके पूंछ तंतु। तो अपना आंसर, ए चाहिए मुझे सीड्स, तो ए चाहिए मुझे सीड्स। बी में चाहिए मुझे आच्छद, तो बी में चाहिए मुझे आच्छद। सी के अंदर चाहिए हमको कॉलर, तो सी में आ गया कॉलर। और डी के अंदर पूंछ तंतु, तो डी के अंदर पूंछ तंतु। ऑप्शन है आपका सी। क्या बन गया, सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, अब वैसे यही तो अपने आंसर लगाना है, हेड, सीथ, कॉलर एंड टेल फाइबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुभोजी होता है, बैक्टीरियोफेज इज अ, क्या है बैक्टीरियोफेज। तो जैसा नाम है, हिंदी में हमने थोड़ा और फायदा करना है कि जीवाणुभोजी अर्थात ऐसा वायरस जो जीवाणुओं का भोजन यानी कि भक्षण करता है, ऐसा वायरस जो कि क्या करता है, जीवाणुओं का भक्षण। फेज यानी कि होता है किलिंग पावर, तो बैक्टीरियोफेज दैट मींस अ वायरस व्हिच किल्स बैक्टीरिया। तो क्या बना कि एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करे, इन्फेक्शन करे, अ वायरस अटैकिंग अ बैक्टीरिया। अपने वाली लैंग्वेज से कुछ कुछ मिल रहा है, बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। एक जीवाणु है जो कि विषाणु को संक्रमित करे, नहीं ये तो नहीं बैठेगा। फिर जीवाणु के जीवन चक्र की एक अवस्था है ही नहीं, जीवाणु को लेना देना ही नहीं है। और एक विषाणु जो दूसरे विषाणु को संक्रमित करे, तो अपने पास में कि अ बैक्टीरियम अटैकिंग अ वायरस, और स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बैक्टीरियम, या फिर अ वायरस अटैकिंग अनदर वायरस। इनमें से अपने अगर ऑप्शंस में चलो, तो अपने पहला ही ऑप्शन कह रहा है भाई, मैं आपके लिए एकदम सही सही आके बैठा हूं पहले, क्यों इतने स्टेशन आगे जा रहे हो। ये कह रहा है कि अ वायरस क्या है, बैक्टीरियोफेज, अ वायरस विच अटैकिंग अ बैक्टीरिया, यानी कि ऐसा विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है। तो अपना आंसर क्या आ गया, ए। आंसर क्या आ गया, ए, कि एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करे, अ वायरस अटैकिंग अ बैक्टीरियम। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जीवाणुभोजी बना होता है। अब इस जीवाणुभोजी की स्ट्रक्चर कैसी है, तो हमने अभी एक डायग्राम देखा था, जीवाणुभोजी का डायग्राम कुछ इस तरह का है, जिसमें यहाँ पर कॉलर रीजन, बाकी इसके अंदर पूरा आता है आच्छद, और अंतिम भाग जो है यहाँ पर प्लेटों के साथ में, इसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स निकली रहती है जिन्हें पूछिए तंतु या फिर टेल फाइबर्स कहा जाता है। ऊपर वाला हेड रीजन और अंदर मिलता है जेनेटिक मटेरियल। तो अब ये पूछा गया कि इसका जो पूरा फॉर्मेशन है, तो बैक्टीरियोफेज में बाहर वाला जो लेयर है इसे कहते हैं कैप्सिड, अंदर हो गया आरएनए, ये हो गई इसकी टेल यानी कि पूंछ। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स किसकी बनी है, तो जीवाणुभोजी बना होता है, बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, या फिर डीएनए, या न्यूक्लियोप्रोटीन, या केवल प्रोटीन, ओनली प्रोटीन। तो ये बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि आप डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी मिल रहा है, तो प्रोटीन वाला कैप्सिड भी मिल रहा है। तो अपना आंसर क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन, दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से सबसे छोटा कौन है। इन सारे स्ट्रक्चर्स में से आपको पूछा गया कि सबसे छोटी स्ट्रक्चर कौन सी है, तो सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरियोफेज। सबसे छोटी स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरियोफेज। कारण क्या है, बैक्टीरियोफेज इज अ टाइप ऑफ वायरस। क्या है, ये एक प्रकार का विषाणु है, वायरस है। और क्यों है सबसे छोटा, क्योंकि वायरस इन्हें, या ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी फिल्टर हो सकते हैं, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी, या बैक्टीरियल फिल्टर से भी फिल्टर से पार हो सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया वाले फिल्टर से भी पार हो सकते हैं, तो सोचो वो कितने छोटे होंगे। तो वायरसेस आर स्मॉलेस्ट, बट क्योंकि ये लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, ना नॉन लिविंग में है ना लिविंग में है, दोनों के बीच का है, तो हम इसलिए इसको कहीं काउंट कर ही नहीं रहे, इसलिए हम सबसे छोटा बैक्टीरिया को ही मान रहे हैं। और बैक्टीरिया में भी कौन सी सबसे छोटी सेल, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा। बट अपने इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने पास में क्या है, बैक्टीरियोफेज। बाकी टीएमवी, ई कोलाई, न्यूरोस्पोरा, ये दोनों तो क्या है आपके, बैक्टीरिया है, ये दोनों तो क्या है, बैक्टीरिया, जबकि न्यूरोस्पोरा इज अ टाइप ऑफ फंगस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलित आरएनए रज्जुक तथा कैप्सोमियर्स निम्न में से कौन दर्शाता है। क्या क्या पूछा है, कुंडलित आरएनए रज्जुक यानी कि आरएनए की रज्जुक यानी कि स्ट्रैंड,
मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड अ कैप्सोमियर्स। तो कॉइल्ड आरएनए स्ट्रक्चर पूछा है, ओके, तो कॉइल्ड वाला कुछ ये लीजिए, कॉइल्ड कर देते हैं हम, ये आरएनए है। साथ में आपको दिया है कि कैप्सोमियर्स भी है, तो कैप्सोमियर्स भी हमने बनाने हैं, बिल्कुल। तो ये लीजिए, इसको हम कैप्सोमियर से कवर कर देते हैं, ये कैप्सोमियर से कवर कर दी गई स्ट्रक्चर। तो ये कुछ कुछ मुझे जाना पहचाना लग रहा है, मैं इसको जानता हूं बहुत अच्छे से, इसके बारे में बहुत बार हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि ये स्ट्रक्चर है आपके TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। किसकी है? टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये क्या था? फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, ये है TMV। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है विषाणु का प्रोटीन कोट क्या कहलाता है? जो प्रोटीन कवरिंग है, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? उसको कैप्सिड कहोगे, कॉस्मिड कहोगे, कैप्सोमियर या क्रोमोफोर? तो हम इतनी देर से बेचारे के साथ में हाय हेलो कर ही रहे, हम कह रहे हैं कि प्रोटीन है तो कैप्सिड है, कैप्सिड है तो प्रोटीन है, और कैप्सोमियर्स इनसे मिलकर के वो बनता है पूरा के पूरा कैप्सिड, कैप्सोमियर से मिलकर के बनता है कैप्सिड। और क्रोमोफोर एंड कॉस्मिड्स ये अपना आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षे तथा चेज ने किस पर प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड बाय हर्षे एंड चेज टू प्रूव दैट डीएनए इज केमिकल बेसिस ऑफ द हेरिडिटी? यानी कि हर्षे और चेज ने जब एक्सपेरिमेंट किए थे, देखो बहुत ज्यादा चला था कि डीएनए ही क्या कहते हैं उसको, अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटीरियल है, इसके ऊपर काफी चर्चा चली थी। तो पहले एक ग्रिफिथ करके साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया लेकिन लोगों ने माना नहीं। फिर कुछ और साइंटिस्ट आए, एवरी, मैक्लियार्ड, मैककार्टी एक्सेट्रा। बट उसके बाद में हर्षे और चेज आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करके बताया कि एग्जैक्ट जो ट्रांसफर होने वाला मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो आपका डीएनए ही है। और उन्होंने इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था T2 बैक्टीरियोफेज पर। किस पर किया था इन्होंने? T2 बैक्टीरियोफेज पर। और ये बैक्टीरियोफेज क्या करेगा? ई कोलाई को इन्फेक्ट करवाया था। तो हर्षे और चेज ने इस बैक्टीरियोफेज का किसके ऊपर करवाया था इन्फेक्शन? ई कोलाई के ऊपर, इसके ऊपर उसका इन्फेक्शन करवाया गया था। क्लियर? तो अपना आंसर है डी, T2 बैक्टीरियोफेज। फिर वायरस अकोशिकीय जीव होते हैं, परंतु एक बार ये होस्ट कोशिका को संक्रमित करते हैं तब ये स्वयं को रेप्लिकेट यानी कि गुणन कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं और रेप्लिकेट करते हैं। निम्न में से किस जगत में वायरस संबंधित होते हैं? वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्व्स वंस दे इन्फेक्ट अ होस्ट सेल। जब वो किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं तब वो रेप्लिकेट करते हैं। तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग्स टू? तो कौन से जगत में या कौन से किंगडम में रखा गया है? तो याद कीजिए, आप एक नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नाम है वायरस, और बहुत बढ़िया से हमने कहा कि ये वायरस जो है ये सेल थ्योरी का अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये सेल थ्योरी का क्या रह गया? ये एक्सेप्शन। और इस एक्सेप्शन को आपने किसी भी जगत में रखा ही नहीं, इसको किसी भी जगत में स्थान नहीं मिला। 5 जगत पढ़ते हैं हम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसको किसी भी जगत में स्थान नहीं दिया गया, किसी भी जगत में स्थान नहीं मिलता। तो अपना आंसर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। कारण क्योंकि बैक्टीरिया वायरस जो है ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, ये ना तो सजीव में है ना निर्जीव में है। वातावरण में पड़ा है तो निर्जीव है, जीवित कोशिका के संपर्क में आते ही सजीव है, तो इसको माना ही नहीं जा रहा, उसको किसी भी जगत में नहीं रखा। तो एक तो वायरस को नहीं रखा और एक लाइकेंस, इनको भी 5 जगत में जगह नहीं मिली थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स वायरस बना होता है या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में प्रोटीन आवरण या आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? कि एड्स वायरस कंटेन्स और ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस मतलब कि HIV बेसिकली वायरस हैज प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल विच इज, कि इसके पास में जो एड्स HIV है उसके पास आपको क्या मिलेगा? इसके स्ट्रक्चर में क्या मिलना है? एक द्विसूत्री प्रोटीन के साथ एकल सूत्री RNA मींस सिंगल स्टैंडर्ड RNA विद प्रोटीन। नेक्स्ट द्विसूत्री RNA यानी कि डबल स्टैंडर्ड RNA, या फिर प्रोटीन के साथ एक सूत्री DNA यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA विद प्रोटीन, एंड द्विसूत्री DNA यानी कि डबल स्टैंडर्ड DNA। तो देखो आप बात कर रहे हैं HIV की, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, टाइप ऑफ अ रेट्रोवायरस। क्या है ये? रेट्रोवायरस है। और रेट्रोवायरस के पास में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। क्या होता है? RNA होता है। तो आपका आंसर क्या है?
प्रोटीन के साथ एकल सूत्री आरएनए, अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद द प्रोटीन, ये मिलेगा आपको एचआईवी के पास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मतलब गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सा? पहला, वायरॉइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। क्या होता है? वायरॉइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, वायरॉइड्स लैक ऑफ प्रोटीन कोट। नेक्स्ट, विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑप्शन क्या कहता है? वायरॉइड्स में प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है, यानी कि वायरॉइड्स लैक ऑफ अ प्रोटीन कोट। तो वायरॉइड क्या है? वायरॉइड बेसिकली वायरस के जैसी ही स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या है कि वायरस के जैसी ही स्ट्रक्चर, लेकिन इसके पास में प्रोटीन कोट नहीं होता, इसके पास में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल मिलता है, इसके पास में सिर्फ आरएनए ही मिलेगा। और ये स्टेटमेंट सही है। तो अपने गलत का ढूंढने निकले हम, तो हम इसको गलत ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहले हम सही वाला देख लेते हैं ताकि अपने आंसर मिल जाएगा। विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। सही है, तो ये ऑब्लिगेटली पैरासाइट्स या फिर हम कहते हैं अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं। विषाणुओं में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है, यानी कि इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, विषाणुओं के अंदर ये नहीं पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि विषाणुओं में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन वायरसेज इज द प्रोटीन कोट। ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ये आपका आंसर सही है। आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढ के देना था, तो ये आपका आ गया गलत स्टेटमेंट सामने। लास्ट ऑप्शन कि प्रियॉन्स में अनिवार्य मुड़ी हुई प्रोटीन होती है। देखो ये वायरॉइड्स और प्रियॉन एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। वायरॉइड्स के पास में प्रोटीन नहीं है लेकिन डीएनए मतलब आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि प्रियॉन्स के पास में प्रोटीन की कवरिंग है बट जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी वैसे सही है। तो अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायरॉइडों में के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वायरॉइड या विषाणुओं से भिन्न है, इनमें क्यों की? देखो दोनों ही लैंग्वेज एक तरह की, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको घुमा रही है कि वायरॉइड के विषय में कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वायरॉइड्स? वायरॉइड हमने अभी कहा जिसके पास प्रोटीन कोटिंग नहीं है बट जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर? तो क्या बनता है इसमें? ऑप्शन पहला कि उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डीएनए होता है। आधी लाइन तक तो ठीक था कि दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट। तो इनके पास प्रोटीन कोट तो नहीं है, सही है, लेकिन इनके पास में डीएनए बता रहा है और डीएनए इनके पास नहीं है, यानी कि ये आपका जो स्टेटमेंट है ये गलत है। आप इस बार सही ढूंढने निकलें तो ये गलत। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट कहता है उनमें आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण होता है। अब आरएनए और प्रोटीन आवरण दोनों है तो फिर वो वायरस हो जाएगा, वायरॉइड्स क्यों कहेंगे? यानी कि ये ऑप्शन भी गलत कि दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, उनमें प्रोटीन आवरण के बिना, अच्छा जा रहा है, सही चल रहा है यहाँ तक, स्वतंत्र एकल सूत्री आरएनए होता है। आया अपना पॉइंट आ रहा है कि दे हैव फ्री सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ओके एंड मे बी विदाउट प्रोटीन कोट, यानी कि यहाँ पर एब्सेंट रहेगा। जो प्रोटीन कोटिंग है वो क्या रहेगी? यहाँ पर एब्सेंट रहेगी। प्रोटीन कोटिंग क्या रहेगी? यहाँ पर एब्सेंट रहेगी, विदाउट प्रोटीन कोट। ओके, तो अपना आंसर यहां से निकल के आ गया सी कि इनमें प्रोटीन आवरण के बिना एकल सूत्री आरएनए पाया जाता है। क्लियर? और दे उनके प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए। चलो ये तो ऑप्शन ही नहीं पढ़ना, आंसर पीछे में ही आ गया, सी इज द आंसर। क्लियर? तो इसी के साथ में दोस्तों अपना ये जो लेक्चर था इसमें जहां हमने बात की वायरसेस और लाइकेन्स के बारे में, तो ये भी अपना ऑप्शंस होते हैं पूरे। क्लियर? तो वायरस हुआ, फंगस पढ़ा हमने, लाइकेन के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा दोस्तों, इनमें आपके लेटेस्ट ट्रेंड के भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनमें प्री वाई क्यू वाले ऑप्शंस भी आते हैं। तो अगले लेक्चर के साथ में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।